जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? सब लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त मस्त होंगे। और सब लोग अभी से ही अपनी अपनी परीक्षा की तैयारी में शुरू से ही लग गए होंगे। और जब शुरू मजबूत होता है तो अंत तो जरूर ही मजबूत होगा, क्या है कि नहीं? अगर अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, खूब ध्यान से पढ़िए और अच्छे अंक लाइए। अभी देखे होंगे इंटर का एग्ज़ाम हुआ था, उसका फाइनल रिजल्ट भी लगभग घोषित होने ही वाला है। लेकिन उससे पहले टॉपर्स की जांच हो चुकी है, ठीक है। टॉपर्स आए हैं बहुत सारे बच्चे, जिनमें 3 लड़कियां जो है एक ही स्कूल से आई है लगभग हमारे ख्याल से। अब बताइए टॉपर्स जब आई है तो अब अंदाज कर लीजिए कि कितनी खुशी हुई होगी उन लोगों को। और हम भी चाहते हैं कि आप लोग में भी टॉपर्स आइए, नाम आप लोगों को भी आए, वहाँ बुलाहट हो जाइए, ठीक है। चलिए जो भी है, तो उसके लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आप भी टॉपर्स आ सकते हैं। बस थोड़ा सा क्या है कि एकाग्रचित होकर के ध्यान देना होता है, तभी होता है, ठीक है ना। मैंने कहने का अर्थ है कि जब पढ़ाई हो तो ध्यान से सुनिए, और जब आगे बढ़िएगा ना तो आपको सरल लगेगा कि बिल्कुल सब कुछ आसान आसान जैसा है, ठीक है। और उम्मीद रखिए, हम लोग पढ़े थे बचपन में, एक आचार्य रामचंद्र शुक्ल का एक चैप्टर था, आत्मनिर्भरता। बचपन में हम पढ़े थे, हमको याद है, लगभग क्लास 6 या 7 में पढ़े थे हमें, जब हम लोग पढ़ते थे तब की बात कर रहे हैं। उसमें लिखा हुआ था कि लक्ष्य को हमेशा ऊंचा रखनी चाहिए, लक्ष्य को ऊंचा रखना चाहिए तो सफलता ज़्यादा मिलती है। लक्ष्य को ही थोड़ा सा नीचे रखिएगा तो सफलता थोड़ा सा कम मिलता है। इसके बारे में समझाया गया था हमें कि जैसे मान लीजिए एक तीर सामने रखी हो, मतलब सॉरी, एक निशाना सामने लगाना है। अगर दूर में निशाना लगाना होता है तो तीर आप ज़्यादा खींच कर चलाते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है, अगर निशाना में नहीं भी लगेगा लेकिन आपका तीर खूब ज़्यादा दूर तक जरूर जाएगा। लेकिन अगर निशाना ही नज़दीक लगाना हो तो आपके दिमाग में तो यही रहेगा कि नज़दीक में तो ही लगाना है, तो आप उसी हिसाब से छोड़ेंगे, तो तीर दूर नहीं जाएगा, नज़दीक ही रहेगा। यानी लक्ष्य अगर दूर रहेगा तो निशाना ज़्यादा तेज़ लगाइएगा, तो जो आपका जो तीर है ना वो बहुत ज़्यादा जाएगा। यानी कहने का लक्ष्य रखिए कितना रखने का, टॉपर्स, बिहार टॉपर्स, तो कम से कम जिला टॉपर्स तो जरूर ही आइएगा, है कि नहीं। चलिए जो भी है, तो कल हम लोग लास्ट में क्या देखे थे कि क्लास 10th का केमिस्ट्री जो हम लोग पढ़ रहे थे, उनमें हमने पढ़े था कि भाई अवकरण विधि द्वारा, धातु के शोधन विधि द्वारा, नहीं, ये सब करके हम लोग शुद्ध धातु की प्राप्ति कर लिए थे। अब लास्ट पॉइंट हमें क्या पढ़ना था कि आपके पास कुछ धातुएं हैं, उसका निष्कर्षण कैसे करेंगे, है ना। जैसे देखिए यहाँ लिखा है कि एक सोडियम धातु हमें प्राप्त करना है। अब सोडियम धातु को कैसे हम लोग प्राप्त करेंगे, फाइंड करेंगे, है ना। चलिए इसके लिए क्या करना होता है कि सोडियम क्लोराइड जो होता है, यानी NaCl, जिसको नमक हम लोग कहते हैं, साधारण नमक, उसको क्या करते हैं हम लोग, जल में पहले घोल लेंगे। जल में उसको क्या कर लेंगे, घोल लेंगे। और देखिए सोडियम क्लोराइड जो होता है ना, उसका द्रव्यनांक जो होता है ना बहुत उच्च होता है। तो इसके द्रव्यनांक को थोड़ा सा निम्न करने के लिए कैल्शियम क्लोराइड को उसमें मिला जाता है। कि सोडियम क्लोराइड है तो उसमें क्या मिलाते हैं हम लोग, कैल्शियम क्लोराइड, और मिलाने के बाद इसको वैद्युत अपघटन करते हैं। तब वैद्युत अपघटन करेंगे तो ये टूट जाएगी, ठीक है ना। और जो हमारी सोडियम है वो कैथोड पर प्राप्त होगी। अब वैद्युत अपघटन कैसे करते हैं, ये तो हम कल वाला देखे थे, वीडियो नहीं देखे थे, कि एगो विद्युत अपघटनी लेंगे, क्लियर। इसमें क्या करेंगे, एक अशुद्ध धातु के प्लेट, एक शुद्ध धातु के, शुद्ध को क्या बोले थे हम लोग, कैथोड, अशुद्ध को क्या बोले थे, एनोड। अब विलयन ले लिए, विद्युत धारा प्रवाह किए, है ना। तो अशुद्ध में से, यानी कि मान लीजिए हमारा सोडियम क्लोराइड है, क्या है, NaCl, तो इसमें से Na जो है वो टूट करके कहाँ जमा होती चली जाएगी, कैथोड पर, है ना। तो कैथोड पर ये जमा होती जाएगी और क्लोरीन जो है वो अलग जमा होती जाएगी। तो यही क्लोरीन, सोडियम को हमें निकालना था, धारा प्रवाह बंद कर देंगे, कैथोड को बाहर निकालेंगे, हमें सोडियम प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। तो फिर समझते हैं कि सोडियम को हम लोग कैसे प्राप्त करेंगे, सोडियम जो धातु है ना उसको हम लोग कैसे निकालेंगे। तो नमक यानी साधारण नमक जो है उसको क्या करेंगे, हम लोग जल में घोल देंगे और उसमें मिला देंगे हम लोग कैल्शियम क्लोराइड, ठीक। और मिलाने के बाद उसको ले जाएंगे वैद्युत अपघटनी में।
वहां धारा का जैसे प्रवाह करेंगे तो जो विलयन है उनमें से सोडियम टूट जाएगी और टूट करके वह कहाँ जमा हो जाएगी, तो कैथोड पर जमा हो जाएगी। धीरे 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 कैथोड पर वह जमा होते जाएगी। जब देखेंगे कि विलयन का परिवर्तन बंद होने लगा तो धारा का प्रवाह बंद करके हम लोग क्या करेंगे, कैथोड को बाहर निकालेंगे, जिससे हमें सोडियम की प्राप्ति हो जाएगी। क्लियर? बस आपको ऐसे ही लिखना होगा, वहां पर पूछेगा कि सोडियम धातु की प्राप्ति हम लोग कैसे करते हैं। ठीक, ऐसे पूछता कम है लेकिन फिर भी कहीं पूछ दे। चलिए पूछता क्या है सो देखिए, पूछेगा आपसे जस्ता का निष्कर्षण। अब देखिए जस्ता एक धातु है। अब जस्ता का निष्कर्षण हम लोग कैसे करेंगे, तो जस्ता के जो मुख्य अयस्क हैं वो याद रखेंगे, एक है जिंक ब्लेड, एक है कैलेमाइन और एक है जिंकाइट। ठीक है, जिंक ब्लेड, कैलेमाइन और जिंकाइट। इसका जो सूत्र देख रहे हैं ना, ये भी आप याद रखिएगा। जिंक ब्लेड का सूत्र क्या होता है,
है जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, यानी ZnCO3 तीर निस्तापन ZnO प्लस CO2 हो गया। अब जो हमें जिंक ऑक्साइड मिला है उसमें कोक या कोयला मिला करके फिर से उसे गर्म करेंगे। तो इसी टाइप से उसको बनाना है। चलते हैं आगे। अब दूसरा पूछता आपसे क्या है मरकरी, यानी जिसको हम लोग पारा कहते हैं, इसका कैसे निष्कर्षण किया जाता है? तो इसके प्रमुख अयस्क हैं, याद रखेंगे सीनेवार। इसके प्रमुख अयस्क कौन है? सीनेवार। इसका सूत्र होता है HgS। क्या होता है? HgS। सीनेवार का सूत्र होता है, ठीक है, याद रखेंगे। सीनेवार का सूत्र क्या होता है? HgS, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, क्योंकि अब ये भी तो कौन सा अयस्क हो गया? सल्फाइड अयस्क हो गया। तब वायु की उपस्थिति यानी इसको भर्जन करेंगे। क्या करेंगे हम लोग? भर्जन। तब भर्जन करने के लिए ऑक्सीजन से फिर इसको गर्म करेंगे, जो अभी पीछे हमने देखा था। 2HgS प्लस 3O2 2Hg प्लस 2SO हो गया। अब जो आपको मिला ये 2HgO, ये क्या हो गया? ऑक्साइड एस्क हो गया। अब इस ऑक्साइड एस्क को फिर से हम लोग कार्बन यानी कोक के साथ गर्म करेंगे, तो क्या मिलेगा हमको? जो सेम कहानी किस वाला है? जिंक ब्लेड वाला। तो जिंक ब्लेड में यहां पर खाली दिमाग लगाना है, क्या लगाना है? Zn। बाकी सेम सेम प्रक्रिया है। Hg को किस में बदल दीजिए? Zn में, तो हो जाएगा जिंक ब्लेड वाला, है ना? अब तो समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, मरकरी प्राप्ति के लिए, यानी कि पारा अगर प्राप्त करना हो हमें, तो हम लोग क्या करेंगे? सीनेवार अयस्क का शोधन करेंगे। पहले भर्जन विधि, फिर कोक मिला करके गर्म करेंगे। किसी को दिक्कत? इतना याद रखिएगा। अब इससे ज्यादा थोड़ा सा क्या है कि पूछता हमसे ज्यादा क्या है? एल्यूमिनियम। कि एल्यूमिनियम एक प्रकार का धातु है। एल्यूमिनियम एक धातु है। इसके परमाणु संख्या कितने होते हैं? तो याद रखिएगा 13। ऐसे आपको लगभग 30 तक परमाणु संख्या आपको याद रखना है। जैसे हाइड्रोजन का होता है 1, हीलियम का 2, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, बोरॉन का 5, ऐसे करके लिस्ट वाइज 30 तक। इसके अलावे कुछ इंपोर्टेंट्स हैं, वो आपको याद रखना है। क्लास टेंथ के लिए कम से कम कितनी है? सिलसिलेवार रूप से 30। अब जैसे आपसे परीक्षा में पूछ देता है कि लोहा की परमाणु संख्या कितनी है, अब हमें तो याद ही नहीं है, तो कैसे लगाएंगे वहां पर, है ना? 26 होता है, तो उसको 26 में टिक लगा देंगे, है कि नहीं? तो अब याद रहेगा तब है ना हमें को। क्या? अब जैसे आपसे पूछ दिया पोटेशियम की परमाणु संख्या कितनी है, तो क्या मुझे मालूम ही नहीं है, तो कितना होता है भाई? तो 19 होता है ना? तो ऐसे ही करके आपको याद रखना है जो 30 तक। इसके बाद कुछ इंपोर्टेंट्स हैं जो बराबर एग्जाम में आते हैं, वो याद रखना है। जैसे यूरेनियम की परमाणु संख्या, जैसे कोबाल्ट की परमाणु संख्या। यूरेनियम का कितना होता है? 92। कोबाल्ट का 60 होता है, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से आपको याद रखनी होती है परमाणु संख्या। वो हम लोग देख लेंगे, लिस्ट बाद में हम आपको थमाएंगे जो कौन कौन से इंपॉर्टेंस है। चलिए तो देख लिए। अब इसके प्रमुख अयस्क कौन कौन से हैं, याद रखिएगा। तो आपसे पूछेगा एल्यूमिनियम के प्रमुख अयस्कों के नाम बताइए, तो याद रखिएगा जिसका नाम है बॉक्साइड। ये लिखने में थोड़ा सा ऐसे लिखाता है बॉक्साइड, Al2O3 इंटू 2H2O, या कोरंडम Al2O3, या क्रायोलाइट Na2Alf6। अब देखिए, क्रायोलाइट कभी कभी भी लोहा में भी आ जाता है। किस में आ जाता है? तो कहिएगा सर जी ऐसे काहे? तो काहे कि में एफ है तो लोहा फेरस नहीं, तो इसमें भी कभी कभी भेज देता है उसको, ठीक है। चलिए वो हमको नहीं देखना है, हमको देखना है कि एल्यूमिनियम है, इसीलिए उसको ले आया जाता है किसमें? क्रायोलाइट में, ठीक है। अब आगे चलिए। तो आपसे पूछेगा कि बॉक्साइड बॉक्साइड अयस्क से एल्यूमिनियम की प्राप्ति कैसे करते हैं, पूछता परीक्षा में यही है। बॉक्साइड अयस्क से एल्यूमिनियम धातु की प्राप्ति कैसे होती है? तीन चार गो है आपको पूछेगा, या तो जस्ता का पूछेगा, या पूछेगा मरकरी का, या पूछेगा एल्यूमिनियम का। तो देखिए क्या करेंगे। देखिए एल्यूमिनियम प्राप्त करने के लिए बॉक्साइड एस से हम लोग प्रयोग करते हैं, यानी बॉक्साइड एस से। इसके लिए क्या करेंगे, जो सांद्रित बॉक्साइड है उसमें चूना और सोडियम कार्बोनेट के साथ उसको गर्म करेंगे, तो हमें मिलेगा सोडियम एल्यूमिनेट। नहीं समझे? जैसे धरातल से आप कोई अयस्क निकालें, तो बॉक्साइड है, उसको पहले सांद्रित कर लीजिए,
चूना पत्थर मिट्टी उट्टी जो भी है उसको हटा दीजिए, या उसको फेन पलवन विधि हो, चुंबकीय पृथक्करण हो, गुरुत्वीय पृथक्करण हो, हमने कई विधियां बताया था। पहले उसको हमने सांद्रित कर लिया था, अभी हमें उससे क्या मिला है, शुद्ध अयस्क मिला है, धातु नहीं मिला है। सांद्रित करने से क्या मिला हमको, शुद्ध अयस्क मिला है, ठीक है, क्योंकि उसके साथ जो बालू मिट्टी था उसको हमने किसी विधि से अलग कर दिया, और कई विधियां था हमने अलग करने का बताया था। अब जो सांद्रित बॉक्साइड मिला है यानी अयस्क मिला है, उसमें क्या मिलाइए, चूना मिलाइए और सोडियम कार्बोनेट मिलाइए। क्लियर, मिला करके अब उसे क्या करेंगे हम लोग, गर्म करेंगे। तो देखिए Al2O3, ये क्या है, हमारा बॉक्साइड का सूत्र है। अब कहेगा सर जी ई लिखल है सो हो H2O, तो ई तो जल का सूत्र है, ठीक है ना। तो जल का सूत्र यानी कि पूरा जब परीक्षा में पूछेगा कि भाई बॉक्साइड का सूत्र क्या है, तो अब तो हम ये पूरा लिखेंगे Al2O3 इंटू 2H2O, है ना। समझ में आई बात है। जैसे हमको पूछेगा कार्बोनेट का, सोडियम कार्बोनेट का, तो क्या लिखेंगे, Na2CO3 इंटू 10H2O, ये हो गया सोडियम कार्बोनेट का। लेकिन जब हम लोग सूत्र लिखेंगे कोई समीकरण, तो हम ई नहीं लिखेंगे, तब इतने से सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा। समझ में आई बात है। तो इसी तरह से यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, सांद्रित बॉक्साइड। अब Na2CO3, ये क्या हो गया हमारा, कार्बोनेट। अब इसको हम लोग गर्म करेंगे, तो मिलेगा NaAlO, यानी कि इसको कहते हैं सोडियम एल्यूमिनेट, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या हुआ, गैस, ये तो उड़ गई। अब आपको मिला कौन सी, सोडियम एल्यूमिनेट। कोई दिक्कत, अब आगे बढ़िए। अब जो सोडियम एल्यूमिनेट है, जल में मिलाने पर सोडियम एल्यूमिनेट जल में क्या हो जाता है, घुल जाता है। जब फिर क्या करेंगे, उसने सोडियम एल्यूमिनेट ले लिए, अब उसको जल में मिला दीजिए, तो जल में मिलाइएगा तो क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। अब जो अब द्रव्य रह जाता है वो नहीं घुलता है, माने सोडियम एल्यूमिनेट घुल जाएगा, लेकिन अब द्रव्य अब नहीं घुलेगा, तो उसको छान करके अलग कर लीजिए। तो अब द्रव्य छना करके क्या हो गया, आपका अलग हो गया। अब उसमें 50 से 60 डिग्री तापमान पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करिए, तो आपको मिलेगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। क्या मिलेगा आपको, जैसे देखिए अभी पीछे आपने क्या देखा, ये क्या था आपका, सोडियम एल्यूमिनेट। तो सोडियम एल्यूमिनेट हो गया, इसको हमने जल में क्या कर दिया, घोल दिया। अब 50 से 60 डिग्री पर क्या दिया हमने, कार्बन डाइऑक्साइड दिया, तो मिला हमको सोडियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। क्या मिलेगा, AlOH है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। साथ में क्या मिला हमको, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। अभी जो सोडियम एल्यूमिनेट मिला है, यानी इसको कहते हैं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो मिला है, इसको क्या करेंगे, अब छेप को छान करके सुखा लेते हैं। और जैसे सुखाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिलेगा। क्या मिलेगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, यानी इसको कहते हैं बॉक्साइड का जो सूत्र है वो पुनः वापस आ गया। क्लियर, उसको फिर से छान के और उसको सुखाएंगे, धूप में जैसे सूखेगा, या कोई भी मतलब क्या कहे, गर्मी दीजिए उसको हीटर पर, तो देने पर क्या मिलेगा आपको, एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गया। अभी तक आपको एल्यूमिनियम लगभग मिल चुका है, लेकिन ये शुद्ध नहीं मिला है, कोई दिक्कत। तो अब इसको ले जाएंगे विद्युत अपघटनी में। कहाँ ले जाएंगे हम लोग, विद्युत अपघटनी में। अब यही जो था इसका बनाएंगे हम लोग कौन सी, एनोड। अशुद्ध का बनाएंगे हम लोग कैथोड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का ही बनाएंगे विलयन, ठीक है। अब विद्युत धारा देंगे, तो इसमें से जो एल्यूमिनियम है Al, वो धीरे धीरे किस पर जमा होने लगेगी, कैथोड पर। किस पर जमा होगी, कैथोड पर। शुद्ध कहाँ जमा होती है, कैथोड पर जमा होती है। तो अब जब धीरे 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 जब इसे उधर जमा होने लगेगी, ये पतली 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 होने लगेगी, तो हम समझ जाएंगे कि अब इसका काम खत्म है, धारा का प्रवाह बंद कर देंगे। अब हम इसको निकाल लेंगे, निकाल के ऊपर परत जो जम गया है उसको क्या करेंगे, छिल छिल के हटा देंगे, है ना। तो क्या मिल जाएगा हमको, शुद्ध एल्यूमिनियम। लेकिन वो भी पूरा शुद्ध नहीं होता है, याद रखिएगा, वो भी 99.9% शुद्ध होता है, ठीक है। कोई दिक्कत, तो एल्यूमिनियम की प्राप्ति हो गई किससे, तो बॉक्साइड से। किसी को दिक्कत, सबसे पहले क्या किया हमने, बॉक्साइड लिया, सांद्रित अयस्क, उसमें क्या किया, चूना और सोडियम कार्बोनेट मिलाकर गर्म किए, तो हमको मिला एल्यूमिनियम हाइड्रोक्स सॉरी एल्यूमिनियम एल्यूमिनेट मिला, NaAlO3, यानी एल्यूमिनेट हो गया।
उसको हम लोग क्या किए, जल में घुला दिए, तो जल में वो घुल गया, अब द्रव्य बच गया, छान करके उसको हम लोग निकाल लिए, और निकाल कर ऊपर 50 से 60 डिग्री तापमान पर हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित किए, है ना। तो हमको क्या मिला, तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, है ना। अब एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को फिर से छान करके और उसको धूप में हमने सुखा दिया, तो हमको एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिला, Al2O3। अब इसको ले गए कहाँ हम लोग, विद्युत अपघटनी में। अब वहां पर हम लोग विद्युत अपघटनी में उसको जब सांद्रित किए तो शुद्ध एल्यूमिनियम हमको मिल गया। कोई दिक्कत? चलिए, एल्यूमिनियम का तो बहुत जगह उपयोग होता है, नहीं, खाना बनाने वाली बर्तन में उपयोग होता है, लेकिन जानते हैं एल्यूमिनियम बहुत क्रियाशील धातु है। कभी कभी पूछता है कि एल्यूमिनियम अधिक क्रियाशील धातु है, फिर भी खाना बनाने वाली बर्तन में हम लोग क्यों उपयोग करते हैं, बताइए भाई, जबकि ज्यादा क्रियाशील है, फिर क्यों करते हैं? इसलिए क्योंकि एल्यूमिनियम ना उष्मा का अच्छा चालक होता है, याद रखना। एल्यूमिनियम का होता है भाई, उष्मा का अच्छा चालक। अच्छा चालक होने के कारण थोड़ा सा भी उष्मा दीजिएगा ना तो जल्दी गर्म हो जाएगी, आज भोजन जल्दी पकाएगी, तो ईंधन की उससे क्या हो जाती है, बचत हो जाती है। क्या, जैसे आप एगो समझिए ऐसे कि हमारे यहाँ एक क्या कहते हैं, पतीला उसको कहते हैं, सस्पेन, ठीक है ना। तो वो बना हुआ है एल्यूमिनियम का, और एक जगह बना हुआ है वो क्या कहते हैं, स्टेनलेस स्टील का जो होता है। नहीं, अपने यहाँ खाना थाली में कौन चीज का खाना, थाली में खाना खाते हैं हम लोग, स्टील वाला, स्टील वाला, है ना। अब दोनों में भोजन पकाइए तो आपको एल्यूमिनियम वाला में जल्दी भोजन पकेगा, और वो स्टील वाला में तनिक सा ज्यादा देर लगता है। इसका मतलब कि ईंधन ज्यादा खपत हो रही है उसमें, नहीं, क्योंकि वो उतना उष्मा का अच्छा चालक नहीं है, जबकि एल्यूमिनियम अच्छा चालक है। तो इसीलिए हम लोग भोजन पकाने के लिए किसका उपयोग ज्यादा करते हैं, एल्यूमिनियम का। एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन कि एल्यूमिनियम अधिक क्रियाशील धातु है, फिर भी हम लोग भोजन पकाने वाली बर्तन में इसका उपयोग क्यों करते हैं। समझ गए कि अच्छा चालक है उष्मा का, माने गर्मी जल्दी पकड़ती है, जल्दी भोजन बनती है, ईंधन की बचत हो जाती है। कोई दिक्कत? चलिए, इतना तक क्लियर हो गया। अच्छा, एक और बात हमको याद आ गया कि प्लास्टिक के जो भी बर्तन हो उसमें गर्म चीज नहीं खाना है और न ही गर्म पानी पीना है ना। वो कैंसर का एक कारण बनता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, बहुत सारे लोग प्लास्टिक का मग या ग्लास या जो भी चीज प्रयोग करते हैं तो उसका प्रयोग नहीं करना है। अब आगे चलेंगे, धातुओं का संक्षारण, बस छोटा सा बच गया, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। धातुओं का संक्षारण क्या मतलब है कि देखिए, जितने भी धातु है ना, जब वो वायुमंडल में आप छोड़ दीजिएगा तो वो क्या करती है कि अपने नमी से या जल से, ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेती है, और अभिक्रिया करने के बाद उस पर एक काली काली भूरी भूरी परत जम जाती है, उसको कहते हैं धातु का संक्षारण। नहीं, ऐसे देहात में उसको लोग जंग लगना भी कहते हैं, लेकिन देखिए वो गलत है। जंग लगना अलग चीज होती है, संक्षारण अलग होती है। किताब का जो भाषा है, संक्षारण वो प्रारंभ में आपने लाया। जैसे मान लीजिए आप मुहर्रम में देखे होंगे, चमचमाती तलवारें होती है, लोग लेकर के जाते हैं, लेकिन उसको 15 दिन 20 दिन घर में छोड़ देता है ना, तो उसके ऊपर ना काली काली भूरी भूरी परत जम जाती है। अब वो पहले वाली चमक नहीं रह गई, होता है ना ऐसा। या कोई आप घरेलू हथियार को देखिए, कोई चमकने वाली कैंची उची जो भी हो, नहीं, तो चमक अभी है ज्यादा, लेकिन 10 दिन 5 दिन उसको छोड़ दीजिएगा ऐसे, तो वो क्या हो जाती है, उस पर काली काली भूरी भूरी परत जम जाती है, उसको कहते हैं हम लोग संक्षारण। क्या कहते हैं, संक्षारण। अब कहेगा सर जी तो फिर जंग लगना कौन सी हुआ, वही तो जंग लगना हुआ ना। नहीं, जंग जब ज्यादा समय हो जाती है, अब उसकी परत ना अब टूटने लगती है, उसकी परतें धीरे धीरे क्या होने लगती है, टूटने लगती है, तो उसको कहते हैं, तब कहते हैं जंग लगना, तब वो जंग लगना है। अभी अभी काली काली भूरी भूरी परत हुई है तो वो हुआ संक्षारण। जैसे मान लीजिए अभी हमने घर बनाने के लिए कोई बाजार से चमचमाती छड़ लाए, खरीद करके रख दिए हैं बाहर में, अब 5 दिन 7 दिन बाद उसका देखिएगा रंग बिल्कुल कैसा हो गया है, धूसर हो गया, नहीं हो गया, तो वो हो गया संक्षारण। लेकिन अब जिस सीढ़ी से आप चढ़ के ऊपर आते हैं, नहीं, तो उस सीढ़ी में थोड़ा सा नीचे से देखिएगा, ऊपर से तो लोग ऐसे चलते हैं तो पता नहीं चलता है, लेकिन नीचे का परत से देखिएगा तो आपको लगेगा कि उसमें ना फफूंद फफूंद जैसा गोल 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 हो गया है, और उसको ऐसे करके अगर हाथ से मत छुइएगा उसको, लकड़ी उकड़ी से ऐसे करिएगा तो देखिएगा उसमें टूट टूट के गिर रहा है। नहीं, तो इसका मतलब वो क्या हो रहा है, जंग लग गया है, वो अब टूटेगा, है ना। यानी उसकी परत में क्षय होने लगी, परत में क्या होने लगी, क्षय होने लगी, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, जंग लगना।
परत में क्षय होने लगी तो क्या बोलेंगे, जंग लगना। लेकिन अगर भूरी भूरी हो गई तो क्या है, संक्षारण। कोई दिक्कत? तो समझ गए कि धातु का संक्षारण। अब चलते हैं कि संक्षारण से बचने के क्या उपाय है भाई। अगर संक्षारण हो रही है तो इसका मतलब वो हमारे लिए हानिकारक है, क्योंकि अब देखिए, अब इतना बड़ा महंगा हमने सीढ़ी बनवाया भाई, 15,000 20,000 रुपया लगा है, तब जाकर के सीढ़ी तैयार हुई, टूट जाए तो पूंजी लगेगी सो तो अलग, समय लगेगा सो तो अलग, नहीं लगेगा। तो इसीलिए उसको बचाना है कि नहीं बचाना है। तब बचाने के लिए क्या होता है, धातु की परत का एक लेप चढ़ा देना पड़ता है उस पर। जैसे देखिए, उस पर ना हम क्या करते हैं, एक लेप चढ़ाते हैं किसी परत की। जैसे समझिए एक तरह से कि कोई ऐसे धातु हैं जो ज्यादा संक्षारित होते हैं, और कुछ ऐसे धातु हैं जो कम संक्षारित होते हैं। तो जो ज्यादा संक्षारित होती है उस पर कम संक्षारित धातु का हम लोग लेप चढ़ा देते हैं, तो अब उसमें जंग जल्दी नहीं लगेगा। जैसे साइकिल का रिम देखे होंगे, किस चीज की बनी होती है, टीन की बनी होती है। वो टीन की बनी है, कभी अगर बेचेगा ना तो जो कबाड़ी वाले हैं उसको टीन के भाव से खरीदेंगे, लोहा की भाव से नहीं खरीदेंगे। आपको लगता होगा वो लोहा है, लेकिन वास्तविक लोहा होता नहीं, वो टीन होता है, ठीक है। लेकिन टीन की चमक तो ऐसी होती नहीं है जैसे आप देखते हैं रिम को चमकते हुए। उस पर क्रोमियम का लेप चढ़ाई रहता है, टीन में जल्दी जंग लगता है, ठीक है। कहेगा सर जी तो उसका लोहा का काहे नहीं बनाता है, तो लोहा का बनाएगा ना तो लचकदार नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसीलिए उसको बनाया जाता है टीन का, ताकि वो ज्यादा माने प्रभावित ना हो, लोगों को ज्यादा झटका ना लगे, इसलिए। अब चलिए, टीन का तो बना दिया तो जंग लगेगा जल्दी, तो वहां पर लगा दिया जाता है क्रोमियम का लेप, तो अब संक्षारित नहीं होगा। समझ में आई बात है। उसी तरह साइकिल का जो हैंडल पकड़ते हैं आप लोग, वो किस चीज का होता है, लोहा का होता है, लेकिन उसमें जंग लगेगा जल्दी, तो ओकरा चमकाने के लिए या जंग से बचाने के लिए ओकरा बना दिया जाता है क्रोमियम का लेप। समझ में आई बातें। तो जो ज्यादा संक्षारित होती है उस पर कम संक्षारित धातु का हम लोग एक लेप चढ़ा देते हैं। तो एक विधि ये है जंग से बचने का। दूसरा है कलर कर देना, रंग लगा देना, है ना। जैसे हम लोग उसको कहते हैं पेंट करना, है ना। जैसे खिड़की उड़की में देखे होंगे लोहा लगाए आप, बहुत डिजाइन उजाइन से बना करके, उसको अगर ज्यादा दिन तक अगर रंगाई ना हो तो देखिएगा उसका रंग धुंधला हुआ, फिर वो टूटना शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर उसको बराबर कलर करते रहिए, रंग लगाते रहिए, तो क्या होगी, वो जल्दी जंग नहीं लगेगी। इससे क्या होता है कि जैसे अगर रंग नहीं लगाते हैं तो वह नमी या ऑक्सीजन से वह क्या करती है, अभिक्रिया करते रहती है धातु, लोहा या जो भी कोई धातु होगा, तो वो जल्दी टूटेगी, जल्दी संचारित होगी, जल्दी जंग लगेगी। लेकिन अगर उस पर रंग लगाते जाएंगे तो रंग की एक परत उस पर जम जाती है, रंग की एक परत जम जाती है। अब जम जाएगी तो जल्दी जंग लगेगी नहीं, है ना, क्योंकि संपर्क उसका वायु से क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, नमी से क्या हो जाएगा, उसका टूट जाएगा। अब खिड़की है, अब बारिश हुई तो पनिया तो उसको लग गया, तो अभिक्रिया कर लिया। लेकिन अगर आप रंगले हैं तो रंग के कारण उसका पानी क्या हो गया, बाहर हो गया, उसको धातु को कोई प्रभावित नहीं किया। तो इसलिए समय समय पर उसको रंगते रहते हैं। तो दूसरा तरीका है पेंट लगाना। तीसरा तरीका हमारा है ये क्या कहते हैं, ग्रीस या तेल लगाना। क्या, अब जैसे तलवार में तो हम लोग रंग नहीं लगा सकते हैं, रंग लगा देंगे तो फिर उसका चमक नहीं रहेगी। तो उसको क्या करते हैं हम लोग, जो लोग रखते हैं, ग्रीस ला करके उस पर एक परत चढ़ा देंगे और उसको रख देते हैं। फिर जिस दिन को निकालना है उसको साफ कर दीजिए, फिर पहले वाली चमक आ जाएगी। तो ग्रीस या तेल लगा देने से भी उसमें जंग नहीं लगते हैं। इसका एक प्राकृतिक कारण भी है जिसको एनोडीकरण भी कहते हैं। भाई एनोडीकरण क्या है, देखिए कुछ ऐसे धातु है ना, वो प्रकृति से क्या करती है, स्वतः एक ऐसी अभिक्रिया कर लेती है कि उसके बाहरी परत पर एक प्रकार का परत जम जाता है, बाहरी भाग पर एक परत जम जाता है जो उसमें जल्दी जंग नहीं लगता है। जैसे कभी आप जाइएगा दिल्ली, कुतुब मीनार है, ठीक है ना, किसने बनाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक, लगभग 1200 कुछ ईस्वी बना था, है ना। तो अब उतनी पुरानी कुतुब मीनार है, और उसके बाहर यानी प्रांगण में एक लोहा का स्तंभ बना हुआ है, लोहा का स्तंभ है, लगभग वो 8 फीट लंबी है, और वजन उसका तकरीबन 2 क्विंटल है ना, स्तंभ है। और इतना पुराना है लेकिन अभी संचारित नहीं हो रहा है। अब वैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च किया कि भाई आखिर इसमें ऐसी कौन सी बात है जो जंग नहीं लगती है। तो इस पर सर्च करने के बाद उसे पता चला, दो बातें पर निष्कर्ष पर आया कि या
तो उस पर क्या किया होगा जिस समय बनाया गया होगा? कोई जंगरोधी पदार्थों को, जंगरोधी जो जंग ना लगे, इसकी परत चढ़ा करके और उसको एकाएक गर्म करके ठंडा किया होगा। पहले गर्म किया, गर्म करके एकाएक ठंडा किया, जिसके कारण वो अब सुरक्षित हो गया है। समझे? या किसी चीज की इस पर परत चढ़ा दी गई होगी जो जंग नहीं लगता होगा, ऐसा भी। या तो एनोडीकरण हो गया होगा खुद ब खुद, और ना तो उस पर क्या किया गया, कोई ऐसा जंग रोधी पदार्थ का लेप चढ़ा के और उसको गर्म किया, और गर्म करके एकाएक ठंडा कर दिया, तो जिसके कारण अब वो सुरक्षित हो गया है। अब कहेगा सर जी तो ई पढ़ावे से कौन फायदा हमरा? तो ई पढ़ावे से ही फायदा हुआ कि इतनी साल पहले भी हमारे भारत में धातु को संक्षारित होने से बचाने की तकनीक विकसित थी। इसका मतलब ई तो बात बहुत नैका वाला बात है, इहो से पुराना वाला बात। चलिए, आपने राजा अशोक का नाम सुना होगा, जिसे हम लोग कहते हैं अशोक सम्राट, अशोक महान, नहीं सुनते हैं? उन्होंने बहुत सारे स्तूप बनवाए हैं, बहुत सारे, जैसे सांची का स्तूप आप सुनते होंगे क्या, जैसे नालंदा में है स्तूप है ना। सांची का स्तूप जब आप देखेंगे तो वहां पर बहुत लोहा का प्रयोग था, अभी भी लोहा है, जबकि वो लगभग 300 ईस्वी पूर्व की बात कर रहे हैं। 21, हम लोग अभी 21वीं शताब्दी में है, तो 2100 बरस तो इधर हो गया, 300 बरस उधर ले लीजिए, तब 21 3 2400 बरस पहले की कहानी है। कितनी है? 2400 बरस पहले लोहा जो लगा था आज भी सांची स्तूप में है। क्या मतलब? इसका मतलब लोहा को संक्षारित होने से बचाने का कौन उपाय, जो हमारी किताब में नहीं है, हम आपको ऐसे बता रहे हैं क्या। जैसे अंग्रेज जब आया था तो सांची स्तूप का कुछ हिस्सा काट लिया और बहुत सारे स्तूप था उसको काट काट के ले गया, इतना उसमें लोहा था, लेकिन अभी भी वहां है। ठीक है ना, देखने की बात है। तो इसका मतलब है कि हम लोगों के पास कुछ अच्छी तकनीक थी, तो हम लोग पढ़ रहे थे धातु के संक्षारण से बचने के उपाय। अब इसका एक और उपाय है, मिश्र धातु बनाना। इसका क्या है उपाय? मिश्र धातु बनाना। बनाते हैं तो उसको कहते हैं मिश्र धातु। समझे? दो क्या करके उसमें हमने क्या किया, एक नया पदार्थ बनाया, तो उसको कहते हैं हम लोग मिश्र धातु। जैसे देखिए, एक है सोल्डर, सोल्डर, सोल्डर। अब इसका उपयोग विद्युत तार को जोड़ने में करते हैं। जो विद्युत तार होता है ना, जैसे जाते होंगे बिजली यार के मिस्त्री को देखिएगा, तनी तनी को बरका बरका के, नहीं तो ये क्या है, सोल्डर है। अब ये बनता किससे भाई रे? तो टीन होता है 50% और शीशा होता है 50%, और दोनों को मिला करके तब बनाते हैं सोल्डर। ये हो गया मिश्र धातु। अब इसमें जंग भी नहीं लगेगा, इसका उपयोग भी बढ़ गया, नहीं बढ़ गया? पहले टीन का उपयोग अलग, शीशा का उपयोग अलग, दोनों को मिला दिए तो एगो तीसरे उपयोग हो गया, नहीं हो गया? तो इस तरह से हम
ठीक है, चलिए इतना तो समझ गए। अब देखिए मिश्र धातु अगर है तो मिश्र धातु का कुछ ना कुछ गुण होता है। तो क्या गुण होता है मिश्र धातु का? तो नंबर एक, ये अपने अवयवों से अधिक कठोर होते हैं। अभी आपने क्या देखा कि जैसे देखिए टीन है तो उतना कठोर नहीं है, और तांबा है वो उतना कठोर नहीं है, और दोनों को मिला दिए तो कांसा हो गया तो ज्यादा कठोर हो गया, है कि नहीं? सबसे पहले तांबा का खोज हुआ था, आप लोग जानते होंगे। सबसे पहले धातु किसका खोज हुआ? नदी घाटी में मिली थी तांबा। तो लोग पहले ना पत्थर के औजार बनाते थे, कौन युग में? पाषाण युग में, है ना? तो पाषाण युग में पत्थर का औजार, उसी से पेड़ काटना, उसी से जानवर का शिकार करना। पत्थरे का रहता था कुल्हाड़ी, पत्थरे का रहता था गरासा। भर दिन बनाए या गए, एक बार मारे कि टूट गया, फिर आए फिर बनाए बैठ के। पर कामे क्या था? उतनी कामे था, है कि नहीं? वो करते थे। लेकिन नदी घाटी में उनको मिला तांबा, तांबा से हथियार बनी तो बहुत ज्यादा मजबूत हुआ। अरे वाह, कमाल आ गया, एकदम मारते थे छप से ना उड़ जाता था, जानवर को मारते छप से ना उड़ जाता था। तो उनको और दिमाग में आया कि अरे वाह कमाल है। लेकिन जब उनको मिला कौन चीज? जस्ता, तांबा जस्ता मिला दिए, जब हो गया पित्तल, तो और इतना मजबूत हुआ कि एगो बना लेते थे तो काटते काटते थक जाते थे, लेकिन हथियार खराब नहीं होता था। कहे ये तो और फायदा वाला बात हुआ ना। तो उन लोगों को उस समय बुझने उझने ना आता था, अंदाजिए में अपना चल रहा था। लेकिन अब हम लोग समझते हैं कि ये पीतल हुआ, ये कांसा हुआ, नहीं जी। चलिए आई किताब की ओर। तो ये पहला तो समझ गए आप कि अगर मिश्र धातु बनाएंगे तो उसकी क्या फायदा? कि वो अपने अवयवी पदार्थों से ज्यादा कठोर, ज्यादा मजबूत होंगे। दूसरा है ये संक्षारण के अवरोधक होते हैं, माने उसको जंग नहीं लगेगा, जल्दी जंग नहीं लगेगा। जैसे देखिए ये जो देख रहे हैं ये क्या है? वाच घड़ी है। लेकिन ये जो बना हुआ है ये भी एक प्रकार का क्या है? मिश्र धातु है। तो इसमें जल्दी जंग नहीं लगेगा, ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखिए एक बार ना अपनी कहानी बताते हैं। घड़ी हम पढ़े ऐसे, तो इसमें लिखा हुआ था वाटर रेस्टिडेंट, मतलब होता है पानी प्रतिरोधक, यानी इसमें पानी नहीं जाए, मतलब घुसेगा। हम अपनी बात कर रहे हैं, तो हम इतना बुर्बक थे शुरू में, वो घड़ी हमको था शुरू में, तब की बात कर रहे हैं। तो हम सोचे कि ये लगता है कि वाटर प्रूफ वाला है, हाँ इसमें पानी नहीं जाएगा। नहीं होता है वो देखो, जैसे मैक्समार का घड़ी आता है जिसमें पानी नहीं जाता है। तो हम ना पहले क्या किए, एक दो दिन पहले दिमाग लगाए जी क्या करें, देखते हैं ट्राई करके। सोचे पहले नहा के देखते हैं तो कहीं जाता है कि नहीं जाता है। तो एक दिन स्नान किए, पहनिए के स्नान कर लिए, ठीक है रहा। दो दिन तीन दिन स्नान किए तभी ठीक है रहा, उसमें पानी नहीं गया। हम बोले चब लगता है हमारा घड़ी जो है क्या है, वाटर प्रूफ वाला है भाई। तो एक दिन जब ब्रश कर रहे थे ना, तो सोचे कि आज पकिया जांच कर लेते हैं। खोल के रख दिए, हाँ लोटा में रख दिए, और तब जो है ब्रश व्रश किए, उसके बाद निकाले तो देखिए जा रहे में तो पानी घुस, घड़ी बंद हो गया। अरे भाई क्या हो गया भाई, पूरा शीशा में जो है बुंद का आ गया पानी। अब उसको धूप में रख दिए, ठोक ठाक किए, लेकिन अब वो चलने वाली नहीं थी। मैंने मैंने सोचो गड़बड़ा गया, जो था 4-5 साल का होगा उस समय, अभी याद नहीं है कितना का था, बच्चे की बात कर रहे हैं। तो फिर उसको जब समस्तीपुर गए तो ले गए उसको, डॉक्टर से दिखाए, तो मैंने घड़ी का डॉक्टर से तो दिखाए, तो बेचारे साफ सुफ करके तो बैटरी लगा दिए, बोले कि अब ठीक हो गया जाइए। वहां से चलते हुए आया, घर आए तो फिर बंद हो गया। फिर गए 10 दिन बाद फिर गए तो फिर लेते गए उसको, तो 2 बार 3 बार दिखाए। हर बार 50 रुपया उस समय में लेता था वो, 50 रुपया उस समय बहुत महंगा होता था हमारे लिए। तो हम देते थे उसको, अब बना देता था। 2 बार 3 बार दिए तो हम सोचे कि ओह अब लगता है कि ये अब ठीक होने वाला नहीं है। इसको अच्छा है कि घड़ी वाले को दिए, उसी के यहाँ छोड़ के हम चल आए। फिर नहीं, हम के लिए आते हैं उधर से, काहेला हम जाएंगे भाई, छोड़ दिए उसी के यहाँ छोड़ दिए। कहने का अर्थ है कि देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से, आप लोग भी सिखा दिए हैं, आप लोग भी कभी कभी ऐसे नहीं कर लीजिएगा। वाटर रेस्टोरेंट लिखल रहेगा तो डुबा के मत देख लीजिएगा। हाँ सीख लिए ना, चलिए बहुत अच्छा। आइए किताब की ओर। ऐसे इस सब मामले में लड़का बुर्बक ज्यादा होता है, क्या होता है कि नहीं होता? देखिए बता रहे हैं, देखिए अब देखिए लड़का में क्या होता है कि लड़का सबको देखिएगा कुछ, हाँ कुछ खरीदेगा। अब मान लीजिए कोई लड़का खरीद लिया है वो मोबाइल, मान लीजिए, तो सब दोस्त कहेगा कि अरे दोस्त मोबाइल खरीदा, पार्टी दो पार्टी दो पार्टी दो। वो कहेगा पैसा नहीं है मेरे पास। अरे पार्टी दो, हेलो हमारे तरफ से 1000 रुपया लो पैसा, पार्टी दो। अब उसको पैसा भी दे दिया और सब मिलके खा पी गया। अब बेचारे के यहाँ 1000 और किसी तरह से 3-4 हजार लगा के, कोई क्या कहते हैं उसको, EMI पर लिया है, लोन पर फोन लिया है बेचारे।
अब लोन चुकाना उधर है, 1000 चुकाना इधर है। लेकिन 4 लड़कियां अगर गई है अगर सहेली में, तो ज्यादा तो खर्चा करेगी नहीं, ज्यादा खर्चा करेगी नहीं, मात्र 12 रुपया का गोलगप्पा खाएगी 3-3 गो, चारों मिला के। एगो पेमेंट की है, हाँ, एगो पेमेंट की है, तो रास्ता में से वो आएगी तो तीनों को कहेगी भाई 3-3 रुपया का आप खाए, 3 रुपया हमको दे दीजिए। लड़कियां इतनी कंजूस होती है भाई। चलिए आए किताब की ओर। तो हम लोग पढ़ रहे थे तो संचारण अवरोधक होते हैं। अब आगे चलेंगे। इसके द्रव्यनांक, इनकी चालकता अवयव से क्या होती है, कम होती है। इनका जो द्रव्यनांक होता है वो अवयव से क्या होती है, कम होती है। और इनकी गुणवत्ता अधिक होती है, माने इसका ज्यादा उपयोग होता है। ठीक है, ऐसे उपयोग कम होगा, लेकिन मिश्र धातु बन जाए तो उसका उपयोग क्या होगा, ज्यादा होगा। अब आगे चलेंगे। सोना एक मिश्र धातु है। अब कहेगा सर जी सोना मिश्र धातु? नहीं, सोना मिश्र धातु नहीं है भाई। सोना एक शुद्ध धातु है, लेकिन शुद्ध धातु का आभूषण बनता ही नहीं है। आप जो आभूषण पहनते हैं ना, देखिए जो सोना होता है वो 24 कैरेट का होता है। कितना का होता है, याद रखिएगा, 24 कैरेट का। देखिए दुकानदार लिखता है हमारे यहाँ लीजिए 24 कैरेट सोने की आभूषण, लेकिन 24 कैरेट सोने का आभूषण बनता ही नहीं है। पूछेगा आपसे एग्जाम में कि भाई सोना का 24 कैरेट का आभूषण होता है क्या? नहीं। क्यों नहीं बनाई जाती है? क्योंकि वो भंगूर हो जाता है। अगर वो उस पर हथौड़ा मारेगा वो टूट जाएगा 24 कैरेट में, है ना। तो बनाया जाता है किसमें, तो उसको 22 कैरेट सोना और 2 कैरेट चांदी। 22 कैरेट क्या देगा उसको, सोना, और 2 कैरेट क्या मिलाएगा, चांदी। तो ये हुआ शुद्ध सोना का आभूषण। इसको हम लोग मानते हैं शुद्ध सोना, क्योंकि 24 कैरेट का सोना शुद्ध है। तो आपसे पूछेगा सोना की शुद्धता किसमें मापी जाती है, कैरेट में, ऑब्जेक्टिव में। माप है, माप। जैसे अब यहां से हम लोग दूरी गए हैं तो किलोमीटर में मापते हैं कि नहीं मापते हैं, तो एगो माप हुआ। जैसे हम तराजू पर चढ़ जाएंगे तो हमको लीटर में थोड़े कहिएगा कि 20 लीटर के सर जी हैं बताइए ना, आप कहिएगा कि किलो के हैं। तो वो किलो एगो माप है भाई, समझ में आई बातें। हाँ, चलिए जो भी है, 1 कुंटल हो चाहे 2 कुंटल हो, खाते हैं हम अपना है। कभी तो एगो टॉफी नहीं खिलाई होगी आज तक, लेकिन चलिए। ऐसे भी तो लड़कियां लोग कंजूस, अभी बताइए कि 12 रुपया से कम का ज्यादा गोलगप्पा खाएगी नहीं। चलिए आएगी किताब की। हाँ चलिए बुआ जी, सुनिए सुनिए सुनिए। 22 कैरेट का हम लोग क्या लेते हैं, सोना, और 2 कैरेट क्या लेंगे, चांदी। लेकिन दुकानदार आपको ठग लेगा। देखिए ये मार्केट में जो सोना आती है 916 नंबर के नाम से आती है, याद रखेंगे, हॉलमार्क इसको कहते हैं हम लोग, हॉलमार्क 916 नंबर में आती है। लेकिन कभी कभी आप 750 नंबर का सोना भी खरीदते होंगे, है ना, वो थोड़ा सा सस्ता होता है। जैसे कि हम जो ये पहने हुए हैं ये क्या है, 916 है, ठीक है ना। ये बहुत महंगा है, इस छोटा सा दिखाई पड़ रहा है ना, लेकिन इसकी कीमत 20,000 रुपया है। ये 916 है। ये 22 कैरेट सोना है और 2 कैरेट चांदी है। लेकिन देखिएगा बहुत सारा इतनी ही, इससे बड़ा रहेगा लेकिन वो हल्का रहेगा। इसमें पीछे में मोम नहीं लगा हुआ है, उसमें देखिएगा पीछे में मोम लगा रहता है। उसमें रहेगा आपको 20 कैरेट रहेगा सोना और 4 कैरेट रहेगा चांदी। लेकिन और डुप्लीकेट में जाइएगा तो 20 कैरेट सोना 4 कैरेट दे देगा उसको तांबा, पूरा डुप्लीकेट कर दिया वो, समझ रहा है ना। 20 कैरेट सोना और 4 कैरेट क्या कर दिया, उसमें तांबा रख दिया, चांदी नहीं रखा, तांबा रख दिया, तो पूरा डुप्लीकेट हो गया। नहीं कहता है कि सोना में ठग लेता है, तो यही बीमारी है उसका। समझ में आई बात है। ऐसे भी बहुत आदमी को सोना उना खरीदने में ना ठग लिया जाता है। हमको भी एक बार ठग लिया था। चलिए नहीं बताएंगे क्यों ठगा गए थे, वो अभी पर्सनली बात है, वो सब नहीं बताएंगे। चलिए तो समझ गए, तो हम लोग शुद्ध सोना का आभूषण क्यों नहीं बनाते हैं। चलिए तो आज के लिए इतने ही। इतने क्या, आपका चैप्टर इंड हो गया है कि नहीं। तो आज आपका बधाई हुआ कि चैप्टर इंड हो गया। तो चलते हैं, तो कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। और हाँ, यहाँ तक देखें उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।